Good morning students and my dear friend. Today is 14th of September 2023 Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा फाइनेंस और इकोनॉमी रिलेटेड अदर अपडेट्स के लिए आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड पेज स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज अ ड्रीम यू ड्रीम अलोन इज ओनली अ ड्रीम। A dream you dream together is reality। आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, दिल्ली कंसर्न ओवर रशिया ऑयल आउटपुट कट। तो जिस तरीके से रिसेंटली रशिया ने सक्सेसिव क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कट अनाउंस किए हैं और डिसीजन लिया है, उसके बाद से इंडिया में ऑयल सप्लाई को लेकर के, ऑयल प्राइसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न। अगर हम बात करें तो रिसेंटली रशिया ने ओपेक प्लस एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए या ओपेक प्लस एग्रीमेंट को कंप्लाई करते हुए अपने क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो कम किया है, इवन फ्रॉम दोज एसेट्स वेयर इंडियन स्टेट रन फर्म्स आर स्टेक होल्डर्स। इट मीन ऐसे असेट्स से भी, ऐसे प्रोडक्शन हब से भी जो कि इंडियन रन स्टेट फर्म्स रन कर रही हैं, उससे भी रशिया ने डिसाइड किया है कि आगे आने वाले टाइम में, मंथ्स में जो क्रूड ऑयल है उसका प्रोडक्शन कट किया जाएगा। तो रशिया हैज़ डिसाइडेड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एज अ पार्ट ऑफ ओपेक plus countries. So OPEC plus is the grouping of oil producing nations. It is made up of OPEC members plus 10 other members. Others members may be South Sudan, Azerbaijan, Brunei, Kazakhstan, Bahrain, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया एंड सूडान। तो ये सारे नेशंस इकोनॉमीज कलेक्टिवली मिलकर ओपेक प्लस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हाउएवर इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, येट प्रोडक्शन इज बीइंग रिड्यूस वेयर फॉरेन एंटिटीज आर पार्टनर्स। तो ऐसे एंटिटीज़ में भी प्रोडक्शन कट किया गया है जहां पर फॉरेन एंटिटीज़ पार्टनर, जैसे कि अगर बात करें जो इंडियन स्टेट रन फर्म्स हैं रशिया में, उनसे भी प्रोडक्शन कट किया जाएगा। और प्रोडक्शन कट करने से क्या होगा, क्योंकि रशिया ही नहीं, जो अदर ओपेक प्लस कंट्रीज हैं वो भी प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। प्रोडक्शन कम करने से ग्लोबल लेवल पर जो सप्लाई है, जो ग्लोबल मार्केट में जो सप्लाई है ऑयल की, जो वॉल्यूम अवेलेबल है वो रिड्यूस होगा, जिससे कि प्राइस जो है वो शूट अप करेंगे। और इसको लेकर के इंडिया ने कई लेवल पर अपना पॉइंट भी रखा है कि दिस इज नॉट द टाइम टू इंक्रीज और टू डिक्रीज द और टू कट द क्रूड प्रोडक्शन, बट फिलहाल के लिए ऐसा कोई अश्योरेंस किसी भी इकोनॉमी से नहीं आया है। अगर हम बात करें स्टेट रन ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, दे हैव इन्वेस्टेड अप्रॉक्सीमेटली $16 बिलियन इन रशिया। और एक तो ग्लोबल ऑयल में मार्केट कम होगा, दूसरा जो ये स्टेट रन फर्म्स हैं, जो इंडियन स्टेट रन फर्म्स हैं जो रशिया में ऑपरेट कर रही हैं, अगर उनसे भी प्रोडक्शन कट किया जाता तो डेफिनेटली उनके प्रॉफिट पर, उनके ऑपरेशंस पर भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो कई सारे कंसोर्शियम मिला करके जो ये स्टेट रन फर्म्स हैं, इंडियन स्टेट रन फर्म्स हैं, ये रशिया में ऑपरेट कर रही हैं। और रीसेंट डिसीजन के बाद से गवर्नमेंट में इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर के और इंडिया में इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि इसका मल्टीपल इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। सिर्फ क्रूड ऑयल सप्लाई पर ही नहीं, अदर एस्पेक्ट पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर हम देखें कि एज ऑफ नाउ इंडिया के जो टॉप 5 सोर्सेज हैं ऑयल, जहाँ से हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं अप्रैल और जून 2023 के पीरियड में, तो सबसे टॉप लिस्ट पर है रशिया। और हम जानते हैं रशिया क्यों है, क्योंकि रशिया ने हमें रिसेंटली डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर किया था। क्यों डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर किया था? रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद। तो अभी रिसेंटली रशिया जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, या बोल सकते हैं ऑयल इंपोर्ट कंट्री है फ्रॉम अप्रैल टू जून पीरियड, followed by Iraq, Saudi Arabia, UAE and USA. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन क्रूड बास्केट प्राइस, किस तरीके से रीसेंट टाइम में इंडिया का जो क्रूड बास्केट है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली इंडिया के लिए क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें अपने इंपोर्ट्स बिल पर और बैलेंस ऑफ पेमेंट पर देखने को मिलेगा। और जो कंपनीज, जो स्टेट रन फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं रशिया में, जो कंसोर्शियम बना करके, उनकी परफॉर्मेंस पर भी फ्यूचर में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर रहेगा। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट इज वेरी कंसर्न अबाउट दिस डिसीजन। और इस डिसीजन को लेकर के गवर्नमेंट इंडिया
बेसिकली कई फोरम्स पे अपना पॉइंट रख रहा है। लेट अस सी क्या इंडिया कुछ भी सोल्यूशन कोई नेगोशिएट कर पाता है या नहीं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। ऑफशोर प्रॉपर्टीज मे फेस स्क्रूटनी। तो ऐसे जितने भी रियल स्टेट असेट्स हैं इंडिविजुअल इंडियंस के जो कि अब्रॉड में हिडन फॉर्मेट में हैं, अब वो अंडर स्क्रूटनी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पास हुआ है, या हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट में या इम्प्लीमेंटेशन में आने वाला है, जहां पर कंट्रीज़ जो हैं, इकोनॉमीज़ जो हैं, उसके जो अथॉरिटीज़ हैं वो रियल टाइम डेटा शेयरिंग करेंगे रियल स्टेट्स को लेकर के। इट मीन्स अब कंट्रीज़ के बीच में रियल स्टेट और रियल स्टेट प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, ओनरशिप को लेकर के और रियल स्टेट सेक्टर के अदर एस्पेक्ट्स को लेकर के रियल टाइम बेसिस पर डेटा शेयरिंग होगी। तो नेशनल अथॉरिटीज़ आर गोइंग टू शेयर देयर रियल टाइम डेटा ऑन रियल स्टेट assets that are actually owned by फॉरेन नेशनल्स। तो इसके बाद से तो इंडिया की, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऐसे इंडियंस जिनका रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है अब्रॉड्स में, अब वो सारे असर जो हैं वो गवर्नमेंट की स्क्रूटनी में आ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सडनली गवर्नमेंट जो है इस तरह के डिसीजन क्यों ले रही, क्यों रियल स्टेट असेट्स जो हैं अब्रॉड में जो इंडिविजुअल्स होल्ड कर रहे हैं उन पर क्यों स्क्रूटनी टाइट करी जा रही है? क्योंकि कई बार ये जो रियल स्टेट असेट्स होते हैं ये टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं उनके थ्रू लिए जाते हैं। इट मीन्स इंडिया में टैक्स को अवॉइड करने के लिए इंडिविजुअल्स जो है वो अपना टैक्स हवाला के, अपना जो पैसा है वो हवाला के थ्रू या डिफरेंट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू फॉरेन में इन्वेस्ट कर देते हैं इंडिया में टैक्स को अवॉइड करने के लिए, स्पेशली जिनको हम टैक्स हेवन कहते हैं ऐसे कंट्रीज़ में। तो रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD की जो रिपोर्ट है, और OECD हैज रिपोर्टेड टू द लीडर ऑफ G20 नेशंस एट सम रिसेंटली हेल्थ समिट जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, वहाँ पर एक प्रपोजल बनाया गया था कि जो टैक्स कंप्लायंसेस हैं उसके फार रीचिंग इम्पैक्ट हैं। डिस्कशन हुआ था कि जो टैक्स कंप्लायंसेस हैं, टैक्स इवेजन है, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कैसे पड़ता है और कैसे इकोनॉमीज पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकती हैं, स्पेशली रियल स्टेट और ओवरसीज प्रॉपर्टी होल्डिंग को लेकर के। और कई सारी रिकमेंडेशंस आई भी थी, कंट्रीज़ ने रिकमेंडेशंस दी थी, एक्सपर्ट्स ने रिकमेंडेशन दी थी कि कैसे ये टैक्स कंप्लायंसेस जो है ये इंप्रूव किया जाए और जो टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं स्पेशली रियल स्टेट असेट को होल्ड करने में इनको कैसे रिमूव किया जाए, कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे डिक्रीज किया जाए। तो इंडियन प्रेसिडेंसी में इस पर्टिकुलर इशू पर बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई थी और OECD की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्रॉस बॉर्डर रियल स्टेट जो होल्डिंग्स हैं वो रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कि जो टैक्स इवेजन है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे प्रैक्टिसेस हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं। और इसको लेकर के OECD ने अपना ट्रेडिशनल डेटा शेयरिंग जो मॉडल है वो शेयर किया है और OECD ने ये भी कहा है कि और ज़्यादा या बोल सकते हैं मोर नॉवल और डायरेक्ट एसेस बेस्ड मॉडल की ज़रूरत है, जिससे कि कंट्रीज़ के बीच में इंटरकनेक्शन स्टैब्लिश हो इन टर्म्स ऑफ डेटा शेयरिंग और कंट्रीज जो हैं वो डिजिटल ओनरशिप रजिस्टर्ड को ईजिली एक्सेस कर पाएँ। एक दूसरे कंट्रीज़ की जो ओनरशिप रजिस्टर्स हैं जहाँ पर रियल स्टेट प्रॉपर्टी के ओनरशिप की डिटेल्स, ओनर की डिटेल्स होती हैं, उसकी और इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कंट्रीज़ और डेजिग्नेटेड जो गवर्नमेंट है, रेलिवेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो रियल टाइम बेसिस पर अगर शेयरिंग करें तो कई कंट्रीज़ को इस इंटरकनेक्शन से फ़ायदा होगा और ये जो प्रैक्टिसेस हैं टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल रियल स्टेट होल्डिंग इन अब्रॉड, इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो इम्प्रूव करी जा सकती हैं, उनको रिड्यूस किया जा सकता है और टैक्स कंप्लायंसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सीमलेसली कनेक्टेड हो डिफरेंट नेशनल रजिस्टर से और जो नेशनल एजेंसीज़ हैं, जो नेशनल अथॉरिटीज़ हैं वो रियल टाइम बेसिस पर इन सारे जो ओनरशिप रजिस्टर्स हैं इनको एक्सेस कर पाएँ। हालांकि इसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। फ्रेमवर्क जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अभी तैयार किया जाए, कई सारी जो मॉडलिटीज़ हैं वो भी डिस्कस करी जाएंगी। इसमें कई सारे इश्यूज आ सकते हैं जैसे कि कितना एक्सेस दी जाए, कितनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी चाहिए जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान ना हो। इसके अलावा कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी होनी चाहिए एक इंडिविजुअल यूज़र की, जो ओनर है उसकी। इसके अलावा जो लीगल इंस्ट्रूमेंट है, इंटरनेशनल ट्रीटी, उनसे कैसे कंप्लायंस करें। तो कई सारे जो मॉडलिटीज़ हैं इंटरकनेक्टिविटीज़ को लेकर के, एसेसिंग को लेकर के क्रॉस बॉर्डर सेटिंग्स में फिलहाल के लिए वो अभी डिस्कस कर दी जानी है एज पर द OECD रिपोर्ट। लेकिन डेफिनेटली इंडिया की प्रेसिडेंसी में दिस पर्टिकुलर डिसीजन
हैज़ बीन टेकन कि जो कंट्रीज़ हैं वो एग्री करें अपने नेशनल रजिस्टर को शेयर करने के लिए ऑन रियल टाइम बेसिस, जिससे कि रियल स्टेट असेट्स के थ्रू जो टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी प्रैक्टिसेस होती हैं उनको रोका जा सके। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। GE Health plan manufacturing hub in India. So medical technology giant GE Healthcare is planning to scale up its manufacturing. तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में स्केल अप करने के लिए चाइना से बाहर अपना एक्सपेंशन जो है वो GE हेल्थ जो है वो सर्च कर रहा है। फिलहाल के लिए डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन के लिए चाइना को वो ऑप्ट नहीं कर रहा एज पर द टॉप एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो इंडिया में बी द अपकमिंग और पोटेंशियल डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टेक्नोलॉजी जियांट GEL। तो डेफिनेटली इंडिया के लिए भी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई इतनी बड़ी मेडिकल फील्ड की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करे तो डेफिनेटली इंडिया के जो मेडिकल सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गो फर्स्ट लेंडर जिटरी ऑन इंटरिम फाइनेंस। तो जो गो फर्स्ट के लेंडर्स हैं वो फिलहाल के लिए वरीज़म हैं, वो उनको थोड़ा सा चिंता हो रही है। किस बात की चिंता हो रही है? क्योंकि रिसेंटली ऐसा कहा जा रहा है कि गो फर्स्ट को का जो लोन है उसको और एक्सटेंड किया जा सकता है, जिससे कि गो फर्स्ट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो फिर से अपने ग्राउंडेड जो प्लेन्स हैं उनको रन करना स्टार्ट करे, अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करे, प्रॉफिटेबल बने वो एंटिटी, जिससे कि वो अपने लोन को रीपे कर पाए। हालांकि इस डिसीजन को लेकर के जो कंपनी के लेंडर्स हैं दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव, दे आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो जो टसल चल रही है, जो लीगल बैटल चल रहा है कंपनी के या गो फर्स्ट के जो लेसर्स हैं और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं उनके बीच में, द बैंक्स हैड एग्री टू ग्रांट इंटरिम फाइनेंसिंग ऑफ ₹600 to 700 करोड़। तो 600 से 700 करोड़ और ग्रांट करने का बैंक्स ने अप्रूवल दे दिया है इस कंपनी को, इस एविएशन कंपनी को। लेकिन फिलहाल के लिए जो लेसर्स हैं, जो लेंडर्स हैं, दे आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंटरिम फाइनेंसेस ऑफ गो फर्स्ट। सो लेट अस सी कि क्या डिसीजन होता है। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। इसके साथ ही हम एक और आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, तो 2 आर्टिकल हम यहाँ कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। मैन ऑफ ग्लोबल अलायंसेस कैबिनेट कंग्रेचुलेट PM ऑन G20 सक्सेस। तो वेडनेसडे को यूनियन कैबिनेट ने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मूव किया था, और इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कंग्रेचुलेट किया गया, उनको थैंक किया गया फॉर मेकिंग G20 समिट आ सक्सेस। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन में 10 साल जो 10 ईयर्स हो गए हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट किए हुए तो बीजेपी में, तो उसका भी जो सेलिब्रेशन था वो भी किया गया। एज ऑफ नाउ यूनियन कैबिनेट ने यूनानिमसली ये रिजोल्यूशन पास किया है जहां पर G20 की सक्सेस के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को कंग्रेचुलेट किया गया है, और PM को एज अ मैन ऑफ ग्लोबल अलायंसेस का टाइटल भी दिया गया है टू द लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस आफ्टर अर्लियर सक्सेस रिलेटेड टू इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस एंड मिशन लाइफ। तो ये 2-3 जो टर्म है ये आप याद रखेंगे, रेफरिंग टू द लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस और मिशन लाइफ। तो इन तीनों इनिशिएटिव को रिफर किया गया है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में। तो न्यूज़ थोड़ी पॉलिटिकल है तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो किसी के साथ एसोसिएटेड है। कैबिनेट अप्रूव्स एक्सपेंशन ऑफ उज्ज्वला स्कीम। तो कैबिनेट ने वेडनेसडे को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY को एक्सपेंड कर दिया है बाय 75 लाख न्यू LPG कनेक्शन। तो 75 लाख न्यू LPG कनेक्शन जो है अनाउंस किए गए हैं ओवर अपकमिंग 3 ईयर्स। तो 3 सालों के लिए PMUY स्कीम के अंदर या उज्ज्वला स्कीम के अंदर गवर्नमेंट जो है वो 75 लाख नए LPG कनेक्शन जो है वो देगी 2025 और 26 तक, जिसकी कॉस्ट जो है 1,650 करोड़ आएगी, या जिसका टोटल बर्डन जो आएगा वो गवर्नमेंट पर वो 1,650 करोड़ के आसपास आएगा, और जो बेनिफिशरीज हैं उनका नंबर इंक्रीज होकर के 103.5 मिलियन हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया EU सेट टू डिस्कस कार्बन बॉर्डर टैक्स टुडे। तो टॉप ऑफिशियल्स दोनों ही साइड के, यानी इंडिया के साइड के और यूरोपियन यूनियन के साइड से, यूरोपियन कमीशन के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो आज वर्चुअल डिस्कशन करेंगे, यानी थर्सडे को वर्चुअल डिस्कशन करेंगे, जहां पर इंडिया के कई सारे कंसर्न, स्पेशली यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है CBAM, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कार्बन टैक्स के नाम से भी जानते हैं, कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, इन ऑर्डर टू ऑफसेट द कार्बन एमिशन
EU हैज़ टेकन दिस डिसीजन, और इसके साथ कई सारे और भी डिसीजन लिए गए थे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि इंडिया का ये कहना था कि जो ये CBM मैकेनिज्म आया है, दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसको लेकर के इंडिया बहुत सारे फोरम्स में अपनी वॉइस रेज कर चुका है। फाइनली यूरोपियन यूनियन के कमीशन के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं और इंडिया वर्चुअल डिस्कशन में इस यूरोपियन यूनियन प्रपोज्ड कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, जो कि अक्टूबर 1 से इम्प्लीमेंटेशन में आने वाला है, जबकि जो फुल इम्प्लीमेंटेशन है उसका वो जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट बायलैटरल डिस्कशन ऑन दिस कंट्रोवर्शियल कार्बन टैक्स। लेट अस सी कि इसका आउटकम क्या था। तो बेसिकली जो इंडिया के पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो CBM मैकेनिज्म है ये MSMEs के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, WTO के प्रिंसिपल्स को वॉयलेट कर रहा है, म्यूचुअल बायलैटरल रिलेशनशिप्स को भी वॉयलेट कर रहा है। तो कई सारे जो रीजन्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इंडिया दे रहा है। लेट अस सी कि क्या इसका डिसीजन आना है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बैंक्स हैव टू पे ₹5K पर डे इफ लोन डॉक्यूमेंट्स नॉट रिटर्न। तो लोन रीपेमेंट और डॉक्यूमेंट रिटर्निंग को लेकर के RBI ने एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो हैं वो इशू करी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, जो बैंक्स हैं जो कि RBI रेगुलेटेड हैं, उन सबको डायरेक्शन दिए हैं कि लोन के फुल पेमेंट और सेटलमेंट के बाद, किसी भी लोन अकाउंट के फुल पेमेंट और सेटलमेंट के बाद या उसके विद इन 30 डेज बैंक्स को जितने भी ओरिजिनल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिटर्न कर देना है लोन होल्डर्स को या इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स को। और इसके अलावा जितने भी जो चार्जेस हैं जो रजिस्ट्री पर लगाए जा रहे हैं वो भी रिमूव कर देने हैं। तो इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस जो कि जनरली होता क्या है कि लोन सेटलमेंट के बाद भी बैंक्स जो हैं कई दिनों तक, कई महीनों तक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटर्न नहीं करते। कभी ब्रांच बंद होती है, कभी कोई ऑफिशियल नहीं आता, कभी कोई कागज़ कंप्लीट नहीं होता, कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिससे कि जो इंडिविजुअल जो लोन अकाउंट होल्डर होता है, जिसने लोन रीपे किया होता है, लोन सेटल किया होता है, उसको बहुत बार ब्रांच विजिट करना पड़ता है और कई तरह का फिजिकल हैरेसमेंट भी फेस करना पड़ता है। तो इसी मैल प्रैक्टिसेस को रिमूव करने के लिए RBI ने क्लियरली बोला है कि 30 दिन के अंदर, इट मीन्स जब से लोन सेटल हुआ है उसके 30 दिन के अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो जो कि एज अ कोलेटरल रखते हैं लोन अकाउंट होल्डर्स, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे किसी घर की रजिस्ट्री हो या कुछ भी कोई भी असेट जो एज अ कोलेटरल रखा गया है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देने हैं 3 दिन के अंदर। किसी भी तरह के चार्जेस जो हैं वो नहीं लगाने हैं फॉर रजिस्ट्री। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा बोरोवर्स को एट अ रेट ऑफ 5,000 रुपी पर डे फॉर ईच डिले। यानी इसके बाद अगर 30 दिन के अंदर बैंक ये सारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाता और फिर जो बोरोवर है उसको फिर से ब्रांच विजिट करना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, किसी तरह के चार्जेस के लिए, तो उस केस में जो बैंक है वो 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनाल्टी देगा बोरोवर्स को। तो जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको ये कम्युनिकेशन दिया जा चुका है और क्लियरली RBI ने बोला है कि 30 दिन के अंदर आप पहले तो सारा डॉक्यूमेंट वापस करिए, अगर नहीं करते हैं तो 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से आप पेनाल्टी देंगे बोरोवर को। इसके अलावा आप रीज़न भी एक्सप्लेन करेंगे। यू हैव टू एक्सप्लेन द रीज़न, टू कम्युनिकेट द रीज़न टू फॉर द डिले टू द बोरोवर्स कि भाई ये डिले जो हो रहा है डॉक्यूमेंट रिटर्न करने की प्रोसेस में, ये क्यों डिले हो रहा है। तो 1 दिसंबर 2023 के बाद से ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये अप्लाई हो जाएंगे, स्पेशली ऐसे केसेस में जहां पर ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो, ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं वापस करने के लिए। तो 1 दिसंबर के बाद से ये जो इशू, जो गाइडलाइंस है, जो डायरेक्टिव्स हैं RBI के, ये इशू हो जाएंगे। सो RBI हैज़ इशूज दीज डायरेक्टिव्स टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस बाय बोरोवर्स। और डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट जो है बैंक्स को इम्प्रूव करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट्स के लिए भी ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये सेंट्रल बैंक ने इशू किए हैं। तो जितने भी तरह के रिटेल लोन होंगे, होम लोन, व्हीकल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जहां पर कोलेट्रल की तरह कोई डॉक्यूमेंट रखा जा रहा है, उन सारे लोन्स पर ये डायरेक्टिव्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। So this is all about keeping check on all regulated entities in terms of good code of conduct for lending. अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। ओवर 7,000 crore IPOs on launch pad amid
बुल रन। निफ्टी में जिस तरीके से हमें बुल सिचुएशन देखने को मिली, जिस तरह से निफ्टी ने अपना 220K का मार्क जो है वो क्रॉस कर लिया है, उसके बाद से मार्केट जो है दैट इज एक्सपीरियंसिंग अ स्पीड ऑफ IPOs, कई सारे IPOs, क्योंकि मार्केट इस समय बूम की सिचुएशन पे है, तो कंपनी जो कि जिन्होंने अपने IPOs जो हैं वो थोड़े से पोस्टपोन करके रखे थे, नाउ दे आर एक्चुअली गोइंग टू इशू देयर IPOs विथ full fledged. The 4 issues are actually pending to raise approximately 4,673 crore this week. Another quartet cumulative worth rupees 3,000 crore is also expected to launch next week. तो 4,673 करोड़ का 4 IPOs जो हैं वो इस वीक हो जाएंगे। इसके अलावा 3,000 के नेक्स्ट वीक शेड्यूल है। तो स्पेट ऑफ IPOs देखने को मिल रहा है। रीज़न सिंपल है, मार्केट अच्छा वैल्यूएशन दे रही है इस समय। निफ्टी जो है वो 20 का मार्क ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, तो डेफिनेटली कंपनीज वांट टू यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो किस किस के IPO शेड्यूल है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, दिस इज द लिस्ट। डेफिनेटली आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इन अ फर्स्ट IT Forex revenue overtook others इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी जैसे कि बात करें टाटा कंसल्टेंसी, इंफोसिस, विप्रो, HCL, दे हैव इमर्ज एज मोस्ट कंसिस्टेंट बेगर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर इनके कंबाइंड फॉरेक्स रिवेन्यू की बात करें तो 2023 यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 में द combined forex revenue of these IT companies have surpassed that listed oil gas companies, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती थी। अब इस सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनको भी सरपास कर दिया। इट मीन्स पहली बार ऐसा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 में कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अलावा IT सेक्टर ने सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिवेन्यू जो है वो अर्न किया है। जनरली फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल मेटल, कैपिटल गुड, केमिकल, टेक्सटाइल, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसी कंपनीज में फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती थी ज़्यादा। लेकिन इस बार फाइनेंशियल ईयर 23 में फर्स्ट टाइम IT सेक्टर का जो फॉरेन रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ये एक इंटरव्यू है। किसका इंटरव्यू है? मिस्टर अमिताभ कांत। कौन है मिस्टर अमिताभ कांत? हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। उनका इंटरव्यू है जहां पर उनसे पूछा गया कि G20 समिट को लेकर के उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके अकॉर्डिंग इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया, इंडिया की प्रेसिडेंसी कैसी रही। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं G20 और अदर कंट्रीज के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर के, टेक अवेज, चाइना का क्या टेक रहा, इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू। आई मस्ट सजेस्ट कि आप इस इंटरव्यू को कंप्लीटली रीड करें लाइन बाय लाइन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द एक्सपर्ट ऑन G20 सक्सेस। तो बेसिकली अगर क्रक्स की बात करें इस इंटरव्यू की, तो मिस्टर अमिताभ कांत का कहना है कि अगर वो वापस देखते हैं और अभी तक की जर्नी देखते हैं कि इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया, तो इस G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया ने अपने इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ग्लोबल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैजिकल प्रोग्रेस रजिस्टर करी है और इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है वो एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंसी रही है और जितने भी डिक्लेरेशन आए हैं दैट वर एक्चुअली ऑन द पॉइंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में गेट अट्रैक्टिव। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंट जो डिसीजन लिया है जहां पर कॉर्पोरेट्स बॉन्ड को इंक्लूड कर लिया जाएगा। HTM में कल हमने न्यूज़ डिस्कस करी थी। इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज, 3 इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज की बात की थी, तो कई सारे इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स को लेकर के RBI ने कई सारे चेंजेस किए हैं। तो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिसेंट डिसीजन है जहाँ पर कॉर्पोरेट्स बॉन्ड को हेल्ड टू मैच्योरिटी HTM पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया जाएगा, इस डिसीजन के बाद से जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं दैट मे बी टर्न अप एज एन attractive investment instrument for investors. So RBI's decisions to include corporate bonds in HTM portfolio might deepen this market and makes securities more attractive for the investors. अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली यही होगा, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बॉन्ड इशू करते हैं, जो फंड रेज करते हैं, अब उनको अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जो इन्वेस्टर्स हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करेंगे। अभी तक जितना अच्छा रिस्पॉन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या गिल्ट को मिलता था उतना अच्छा रिस्पॉन्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को नहीं मिलता था। कल भी हमने डिस्कस किया था कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बीच में जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी गवर्नमेंट को वही लोन सस्ते में मिलता है और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको वही सेम अमाउंट का लोन महंगे में मिलता है। रीज़न बिहाइंड गवर्नमेंट में ज़्यादा भरोसा होता है इन्वेस्टर्स का। तो अब जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स बॉन्ड को HTM कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उससे क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी रिलायबिलिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर बढ़ेगी और कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो मार्केट है वो और ज़्यादा डीपेंड होगा और कॉर्पोरेट्स बॉन्ड जो हैं दे विल टर्न अप एज अ मोर अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट, स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स।
एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट पैटर्न बाय बैंक, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, बायोफ्यूल अलायंस कैन मेक अस SAF एक्सपोर्ट हब पूरी। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया आफ्टर द सक्सेस ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसको लेकर के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उनका स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि इंडिया ने जो अलायंस लॉन्च किया है बायोफ्यूल अलायंस, जो रिसेंटली लॉन्च ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA, दैट कैन टर्न इंडिया इनटू मेजर प्रोडक्शन हब और एक्सपोर्ट हब फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF, जिसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब के फॉर्म में इमर्ज करेगा ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस और लाइफ जो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, इन तीनों के बारे में आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज दीज आर बर्निंग इशूज नाउ दीज डेज। तो फिलहाल के लिए हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA की बात कर रहे थे। तो जो मिस्टर पुरी हैं, इनका ये कहना है कि इसके बाद इंडिया जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF की फील्ड में एक मेजर प्रोडक्शन पार्टनर और एक्सपोर्टिंग हब कंट्री के फॉर्म में बन करके सामने आएगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है उससे भी मैच करने में इंडिया के दिस सेक्टर को हेल्प मिलेगी। जो ये बायोफ्यूल का सेक्टर है ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करेगा तो डेफिनेटली जो ग्लोबल फ्यूल जो इंडिया जो सस्टेनेबल फ्यूल और SAF प्रोड्यूस करेगा वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के होंगे। तो इंडिया अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने बायोफ्यूल ब्लेंडिंग का टारगेट डीजल और पेट्रोल के लिए रखा है, उसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अभी फिलहाल के लिए 1% SAF ब्लेंडिंग का भी टारगेट रख रही है फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल फ्लाइट। हालांकि अभी तक ये प्रपोजल जो है वो फ्लोट नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये फ्लोट होता तो 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है वो उसकी ब्लेंडिंग जो है वो mandatory हो जाएगी। So however domestic demand will also be high. India is looking to mandate the blending of 1% SAF in all domestic commercial flight in upcoming next 2 years. तो डेफिनेटली इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हमें देखने को मिलेंगे। सिर्फ सस्टेनेबिलिटी पर ही नहीं, इंडिया की जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल को लेकर के वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी। हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो रिड्यूस होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इंक्रीज करेगा। SAF को प्रोडक्शन करने में जो कई सारा जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो उसके मल्टीपल एडवांटेज हमें देखने को मिलेंगे। बट डेफिनेटली ऑल दीज एडवांटेज आर लॉन्ग टर्म इन नेचर, इमीडिएटली इनका एडवांटेज हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज sustainable aviation fuel? तो sustainable aviation fuel refers to waste-derived aviation fuel. Unlike traditional jet fuels, it is made from the various sources such as cooking oil, agriculture waste, municipal solid waste, फैट और नॉन फूड क्रॉप्स, फॉरेस्ट्री रेजिड्यू, इन सब से बनाया जाता है। डेफिनेटली अगर इसकी ब्लेंडिंग अलाउ कर दी कमर्शियल व्हीकल्स में या कमर्शियल फ्लाइट्स में, तो इट इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डिसीजन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। सो दैट इज ऑल टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।